तो दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हूं आप सभी के सामने। इस बार मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए बायो का 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेट 1। जी हां दोस्तों, इससे पहले मैं फिजिक्स के जो है 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर बात किया था। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे आपको इसी तरह के वीडियोज अवेलेबल होते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का पिता किसे माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, जीव विज्ञान का पिता किसे माना जाता है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी अरस्तु को जो है जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों इन्होंने जो है जीव विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी गहन अध्ययन किया। इन्होंने जीव विज्ञान को जो है एक विज्ञान की शाखा, ब्रांच ऑफ साइंस के रूप में जो है रिप्रेजेंट किया, इसीलिए जो है इसको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों हमारा क्या है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। जी हाँ, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लैमार्क एंड ट्रेविरेनस ने। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्या है, प्रथम महान वर्गीकरण वैज्ञानिक थे। जी हाँ, प्रथम महान वर्गीकरण वैज्ञानिक कौन थे, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिए वर्गीकरण का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए पादप जगत के बारे में पढ़ना है, पादप विज्ञान के बारे में पढ़ना है, या वनस्पति विज्ञान के बारे में पढ़ना है, तो उसको पढ़ने के लिए जो है, जानने के लिए तो उसमें बहुत कुछ है, तो उसको आसानी से समझने के लिए जो है उसका वर्गीकरण बहुत जरूरी है। तो ऐसे में ही प्रथम महान वर्गीकरण वैज्ञानिक कौन थे, तो इसका नाम होगा अरस्तु। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्या है, वर्तमान में पृथ्वी पर लगभग कितनी प्रजातियों का अस्तित्व माना जाता है। जी हाँ, वर्तमान में लगभग पृथ्वी पर कितनी प्रजातियों का अस्तित्व माना जाता है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी 1 लाख लगभग। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है, कोशिका सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था। जी हाँ, कोशिका सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, स्लाइडेन एवं स्वान ने। इन्होंने बताया कि किसी भी सजीव का जो है शरीर एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और कोशिका का निर्माण कहाँ से होता है, तो किसी पहले से बने हुए कोशिका से बनता है। तो ये है कोशिका सिद्धांत। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, एटीपी का निर्माण कहाँ होता है। जी हाँ, एटीपी का निर्माण कहाँ होता है। एटीपी क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। जी हाँ दोस्तों, तो इसका निर्माण कहाँ होता है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी माइक्रोकॉन्ड्रिया में। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्या है, वर्गीकरण की उच्चतम इकाई क्या है। जी हाँ, वर्गीकरण की उच्चतम इकाई क्या है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कुल। जी हाँ, कुल जो है वर्गीकरण की उच्चतम इकाई है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्या है, राइबोसोम का कार्य है। जी हाँ, राइबोसोम का क्या कार्य है, तो इसका आंसर को दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन पाचन का जो है कार्य करता है राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है, तो राइबोसोम जो है सजीव कोशिका के कोशिका द्रव में स्थित बहुत ही सूक्ष्म कण होता है। जी हाँ दोस्तों, उसी को राइबोसोम कहा जाता है। ये जो है प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, प्रोटीन पाचन का कार्य करता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्या है, जीव द्रव होता है। जी हाँ, जीव द्रव होता है। जीव द्रव क्या होता है, तो इसका आंसर को दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक कोलाइडी घोल। कोलाइडी घोल क्या होता है दोस्तों, अब इसके बारे में थोड़ा बताते हैं। जैसे कि दूध हो गया, शेविंग क्रीम हो गया, ये सब जो है कोलाइडी घोल, कोलाइडी विलयन के अंदर में आते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्या है, लाइसोसोम है। जी हाँ, लाइसोसोम क्या है, तो इसका आंसर को दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पाचन केंद्र है। जी हाँ दोस्तों, ये जो है हमारा पाचन केंद्र है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम क्या होता है, इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। लाइसोसोम जो होता है कोशिका द्रव में आवरण युक्त जो है गोल गोल थैलीनुमा अणु होता है। जी हाँ, जो कि पाचन केंद्र है एक। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्या है, एटीपी क्या है, तो एटीपी जो है ऊर्जा का इकाई होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा आंसर होगा। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है हमारा, डीएनए की कुंडलित संरचना किसने दी थी। जी हाँ, डीएनए की कुंडलित संरचना किसने दी थी, तो इसका आंसर को दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वाटसन और क्रिक ने जो है डीएनए की कुंडलित संरचना दी थी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्या है, जीव कोशिका में नहीं पाया जाता है। जीव कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है, जी हाँ, तो इसका आंसर को दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सेल्यूलोज जो है जीव कोशिका में नहीं पाया जाता है।
तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्या है, आरएनए में कौन सा क्षारक नहीं पाया जाता है। जी हाँ, आरएनए में कौन सा क्षारक नहीं पाया जाता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि थायमीन जो है नहीं पाया जाता है आरएनए में। आरएनए क्या होता है, आरएनए होता है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। जी हाँ दोस्तों, जो कि तंतुनुमा अणु भी होता है, ठीक है ना, तंतुनुमा एक अणु है ये। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है डीएनए में क्या होता है। जी हाँ, डीएनए में क्या होता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डी ऑक्साई रिबोज शर्करा। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्या है, प्रोटीन संश्लेषण में कौन भाग लेता है। जी हाँ, प्रोटीन संश्लेषण में कौन भाग लेता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केंद्रक भाग लेता है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अर्धसूत्री विभाजन किसमें पाया जाता है। जी हाँ, अर्धसूत्री विभाजन किसमें पाया जाता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी तरुण पुष्प कलिकाओं में। अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन जो है ऋणात्मक विभाजन की प्रक्रिया है, जिसमें क्रोमोसोम की संख्या जो है आधी हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है, किस कोशिकाओं को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। जी हाँ, आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। जी हाँ दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्या है, लाइसोसोम में क्या पाए जाते हैं। जी हाँ, लाइसोसोम में क्या पाए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पाचन एंजाइम। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्या है, जीव द्रव का मुख्य घटक क्या है। जी हाँ, जीव द्रव का मुख्य घटक क्या है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी जल। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा जीव द्रव के बारे में बताता हूँ। जीव द्रव क्या होता है, कोशिका झिल्ली में, कोशिका झिल्ली के अंदर जो भी पदार्थ पाए जाते हैं सभी को हम लोग क्या कहते हैं, जीव द्रव कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, लाल सागर में लाल ज्वार का क्या कारण है। जी हाँ, लाल सागर में लाल ज्वार का क्या कारण होता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लाल शैवाल। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्या होगा, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है वायरस की संरचना कैसी होती है। जी हाँ, वायरस की संरचना कैसी होती है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी एक कोशीय। जी हाँ, वायरस जो है एक कोशीय संरचना वाला जीव है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्या है, सबसे बड़ा वायरस कौन सा होता है। जी हाँ, सबसे बड़ा वायरस कौन सा होता है। तो इसका आंसर होगा चेचक का वायरस। जी हाँ दोस्तों, चेचक का वायरस जो है सबसे बड़ा वायरस होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आधुनिक विचारधारा के अनुसार वायरस क्या है। जी हाँ, आधुनिक विचारधारा के अनुसार वायरस क्या है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विशिष्ट परजीवी। परजीवी क्या होता है, जो कि दूसरे के कोशिका में रह के न्यूट्रिशन करता है, अपना पोषण करता है, उसी को हम लोग परजीवी कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है हमारा, वायरस की खोज किसने की थी। जी हाँ दोस्तों, वायरस की खोज किसने की थी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डी.आई. वानोवस्की ने। जी हाँ दोस्तों, डी.आई. वानोवस्की ने जो है वायरस की खोज की थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्या है, साइटोकाइनिन में किसका विभाजन होता है। जी हाँ, साइटोकाइनिन में किसका विभाजन होता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोशिका द्रव का। साइटोकाइनिन जो है पादप हार्मोन होता है, जिसमें कि कोशिका द्रव का विभाजन होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्या है, भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है। जी हाँ, भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्या है, अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है। अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जनन कोशिका में। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है हमारा, टेरियोफाइटा को किस और नाम से जाना जाता है। जी हाँ, टेरियोफाइटा को और किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी वैस्कुलर ट्रिप्टोसोम। जी हाँ दोस्तों, ए ऑप्शन नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला और आखिरी क्वेश्चन क्या है हमारा, प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा ढकी कोशिका क्या होती है। जी हाँ, प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा ढकी कोशिका क्या होती है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जल के लिए अर्ध
प्रागम्य। जी हाँ दोस्तों, जल के लिए अर्ध प्रागम्य होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और कुछ नया सीखते रहिए।